Hello students, this is Ravindra Sharma. You are most welcome to Gorija classes. Today we shall learn about punctuation and capital letters. Let us see. बच्चों पंक्चुएशन को हिंदी में विराम चिन्ह कहा जाता है। पंक्चुएशन का किसी भी भाषा में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी भाषा को अच्छे से लिखने के लिए, बोलने के लिए और उसे समझने के लिए पंक्चुएशन का बड़ा महत्व है। तो आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनको अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। लेट अस सी। सबसे पहले बच्चों हम कर लेते हैं कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स, बच्चा जब भाषा को सीखना शुरू करता है तो सबसे पहले कैपिटल लेटर ही सीखना शुरू करता है। तो आज हम जानेंगे कि इंग्लिश के वाक्यों के अंदर कैपिटल लेटर का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। देखते हैं बच्चों, फर्स्ट लेटर, किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा। जैसे इस सेंटेंस के अंदर ही के अंदर एच कैपिटल है। दूसरा बच्चों, इंग्लिश पोइम। इंग्लिश पोइम के अंदर हर पंक्ति का पहला लेटर कैपिटल आएगा। जो आई, प्रोनाउन जो आई है वो कहीं पर भी आए अकेला तो हमेशा कैपिटल आएगा, ध्यान रखें। प्रॉपर नाउन, जैसे जो हमारे नाम होते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी पुस्तक का नाम, ट्रेन का नाम, किसी शहर का नाम, किसी देश का नाम, ये जितने भी नाम होते हैं सब कैपिटल लेटर में आएंगे। जैसे फर्स्ट इस सेंटेंस के अंदर राम, राम का आर कैपिटल है। बच्चों एब्रीविएशंस, एब्रीविएशन हम शब्दों को जब छोटे रूप में, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वो कहलाती है एब्रीविएशंस। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट को हमने लिखा BA, तो बच्चों बी के बैचलर के लिए B आया, इसके आगे फुल स्टॉप लगा दिया। आर्ट्स के लिए A आया, उसके आगे हमने फुल स्टॉप लगा दिया। जो आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसके अंदर एब्रीविएशन के अंदर फुल स्टॉप लगाना जरूरी नहीं है। जैसे BA को आप सिंपली B कैपिटल और A कैपिटल लिख सकते हैं बिना फुल स्टॉप के भी। बच्चों गॉड, ईश्वर, गॉड या ऑलमाइटी शब्द वाक्य में कहीं पर भी आए हमेशा इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। बच्चों कॉमन नाउन को अगर हम पर्सनल नाउन की तरह यूज करें तो कॉमन नाउन के फर्स्ट लेटर भी कैपिटल ही आएंगे, बशर्ते कि इनके साथ कोई, कॉमन नाउन के साथ कोई प्रोनाउन न लगा हो। जैसे अंकल एंड आंट आर कमिंग टुडे। बच्चों यहां पर अंकल एंड आंट एक तरह से उनके नामों के स्थान पर आए हैं, इसलिए आप अंकल का U और आंट का A कैपिटल लिख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, फुल स्टॉप को देखते हैं। फुल स्टॉप ऐसे डॉट होता है। फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है देखते हैं। सबसे पहले तो बच्चों सिंपल जो स्टेटमेंट्स होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों में फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। जैसे देख लेते हैं एग्जांपल, माय स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM। AM के लास्ट में फुल स्टॉप है। यहां पर बच्चों मैं एक बात और आपको क्लियर करना चाहूंगा। जैसे एब्रीविएशन है
आफ्टर मेरिडियन समय के लिए आता है ये, इसको शॉर्ट फॉर्म में AM लिखते हैं। तो बच्चों जैसे इस वाक्य के अंदर लास्ट में एब्रिविएशन की वजह से भी फुल स्टॉप लगा है एम के बाद में, और वाक्य का ये अंत भी है, तो यहां पर फुल स्टॉप लगना चाहिए था, तो हमें दोबारा फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट बच्चों, फुल स्टॉप का यूज एब्रिविएशन में भी होता है, जैसा कि हम पहले भी BA के एग्जाम्पल में देख चुके हैं। इसमें B के बाद फुल स्टॉप आया है, A के बाद फुल स्टॉप आया है, ये बैचलर ऑफ आर्ट का एब्रिविएशन है। लेकिन आजकल जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें फुल स्टॉप लिखने का चलन नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखें कि कुछ लैटिन वर्ड्स हैं, जैसे EG, मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं ये स्मॉल लेटर में, इनके बाद में फुल स्टॉप लिखना है। ये I और E, इसका मतलब दैट इज। एटसेट्रा के लिए ETC लिखते हैं, तो इनमें फुल स्टॉप जरूर आएगा, ये ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं कोमा। कोमा का सिंबल ये है। कोमा का यूज बच्चों जहां पर एक ही तरह के 3 वर्ड्स हों, वहां पर हम पहले 2 वर्ड के बीच में कोमा लगाते हैं। अगर आखिरी के जो तीसरा वर्ड है और सेकंड वर्ड के बीच में एंड है, तो जैसे देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। राम, मोहन, सोहन, करीम एंड जैक। बच्चों इसमें देखो, जो राम के बाद कोमा, मोहन के बाद कोमा, सोहन के बाद कोमा और करीम एंड जैक के बीच में कोमा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोमा के स्थान पर एंड आ गया है। बच्चों अपोजिशन के रूप में भी कोमा का प्रयोग होता है, जैसे रावण द किंग ऑफ लंका, ये रावण का अपोजिशन है। रावण के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें, तो इस चीज को हम कोमों के अंदर रखेंगे। द किंग ऑफ लंका वाज किल्ड। एक्चुअल में ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है रावण वाज किल्ड बाय रामा। तो यहां पर बच्चों हमने एडिशनल जानकारी देने के लिए रावण के बारे में द किंग ऑफ लंका लिखा है, तो उसको कोमों के अंदर ही रखना पड़ेगा। बच्चों यस नो, यस नो में कोई रिप्लाई देने के लिए भी कोमा का यूज होता है, जैसे यस आई एम एग्री विद यू, या फिर नो में होता नो आई डोंट एग्री विद यू। आगे देखते हैं सेमीकोलन। बच्चों सेमीकोलन का यूज पोज के लिए होता है। शॉर्ट, ये इस पोज को समझने के लिए एक बार हम इस डायग्राम को देखते हैं। बच्चों की लाइन है ये पोज के लिए, इसमें ब्रैकेट्स दी गई हैं 3 प्रकार की, छोटी ब्रैकेट, ये मिडल, ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसमें हमने जो स्मॉल राउंड ब्रैकेट है इसके बीच में कोमा दिया है। इसका मतलब ये है कि कोमा के अंदर सबसे कम समय, कम पोज होता है, मतलब सबसे कम ठहराव होता है। उसके बाद सेमीकोलन, सेमीकोलन में कोमा से थोड़ा सा ज्यादा ठहराव होता है, और फुल स्टॉप में सबसे ज्यादा ठहराव होता है। मतलब हाईएस्ट पोज या लॉन्गेस्ट पोज फुल स्टॉप में होता है, और शॉर्टेस्ट पोज होता है कोमा के अंदर, और सेमीकोलन के अंदर दोनों के बीच का पोज होता है। अब सेमीकोलन को देखते हैं। बच्चों ये सेमीकोलन कोऑर्डिनेट क्लोज में यूज होता है, जैसे अगर उसमें कोई कंजक्शन ना दिया गया हो, जैसे कम, मस्ट, गो, जस्ट। और बच्चों सेमीकोलन का प्रयोग
पेयर्स को अलग करने के लिए भी किया जाता है। जब हमारे सामने कुछ जोड़ों की लिस्ट हो तो उन जोड़ों को अलग अलग करने के लिए भी सेमीकोलन का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं कोलोन। ऐसे दो डॉट आते हैं इस तरह से ऊपर नीचे, इसको कोलोन बोलते हैं। बच्चों कोलोन का प्रयोग डायरेक्ट स्पीच में भी होता है। डायरेक्ट स्पीच, इस सेंटेंस को देखें, जैसे पहला सेंटेंस ऊपर दे रखा है, ही सेड, कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट है, कैन मिस्टर राम क्रॉस द गंगा, और इन्वर्टेड कोमा क्लोज हो गया। तो बच्चों जो चीज इन्वर्टेड कोमा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। जो इससे बाहर है जैसे कि ही सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो इन दोनों पार्ट को अलग करने के लिए कोमा का यूज होता है। कोमा के स्थान पर हम कोलोन का यूज भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, इसी में कोलोन का जो दूसरा यूज है डायलॉग। जो संवाद होते हैं, डायलॉग होते हैं, उनको स्पीकर के बाद हम कोलोन का यूज कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में दिया है, मोहन, हेलो हाउ आर यू। यहां पर एक तरह से मोहन ने कहा के लिए कोलोन का यूज हुआ है कि ये चीज हेलो हाउ आर यू, ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्ड्स हैं, ये मोहन ने बोले हैं। इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोलोन का यूज कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों डिस्क्रिप्शन, किसी चीज का हमें वर्णन करना हो, जैसे हमने कोई एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो उस एक्सप्लेनेशन से पहले हम कोई हेडिंग बनाते हैं, उस हेडिंग को भी हम कोलोन के द्वारा शो कर सकते हैं। या इस तरह के भी आपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि जैसे काइंडली सेंड द फ्लोइंग आइटम्स, तो आइटम्स के सामने आपने कोलोन का यूज किया और उसके बाद वो चीजें आपने लिख दी जो आपको चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का सिंबल बच्चों ये स्पून जैसा होता है, नीचे डॉट होती है इसके, इसको इंटेरोगेटिव मार्क बोलते हैं। इसका यूज जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें किया जाता है। इसको जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें इस मार्क को लगाना न भूलें, ध्यान रखें। जैसे इस एग्जांपल में दे रखा है, डू यू प्ले क्रिकेट, और लास्ट में ये सिंबल दिया गया है। इससे पता चलता है कि ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क में इस तरह का निशान होता है, नीचे डॉट होती है, एक लाइन तरह से वन की तरह दिखता है ये। बच्चों सडन इमोशन, कोई अचानक उठी भावना को प्रदर्शित करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। या कोई हम विश करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज होता है। जैसे अलास, दुख प्रकट करने के लिए ये वर्ड यूज होता है। खुशी प्रकट करने के लिए जैसे हुर्रे या ओ। जैसे कि ये सेंटेंस दिया गया है, हाउ फाइन ए डे, मतलब दिन को अच्छा अनुभव करके ऐसी फीलिंग उठी हो, हाउ फाइन ए डे, कितना अच्छा दिन है। या कोई विश करे, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपकी लंबी आयु करे। तो इसमें बच्चों ये मार्क जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये लगाना ना भूलें इस तरह के वाक्यों में। नेक्स्ट हाइफन। बच्चों हाइफन का यूज कंपाउंड वर्ड्स को शो करने के लिए किया जाता है। जैसे फादर इन लॉ,
ये बच्चों 3 वर्ड से मिलके बना हुआ शब्द है, लेकिन ये है एक ही शब्द, इसलिए तीनों शब्दों इनके बीच में हम हाइफन का यूज करेंगे। इस तरह के जितने भी शब्द हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने हैं उनमें हाइफन का यूज होता है। और दूसरा यूज बच्चों, वर्ड को कंप्लीट करने के लिए, जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई लाइन लिख रहे हैं और उस लाइन के अंत में आपका वर्ड लंबा है और वो आपके पेज में आ नहीं रहा है, तो आप हाइफन का यूज करके उसे नीचे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे इस तरह के बच्चों कुछ जैसे 25 है, तो आपको इसको लिखना है वर्डिंग में 25, तो 20 और 5 के बीच में आप हाइफन लगा सकते हैं। इसमें गैप नहीं होता, ये ध्यान रखें, इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं होता, दोनों वर्ड से जुड़ा हुआ ही होता है लगभग। जैसे 1/3, तो 1 और 3rd के बीच में हाइफन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डैश। बच्चों डैश और हाइफन एक जैसे ही हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। सबसे पहले तो सिंबल में डिफरेंस देखते हैं। हाइफन के अंदर बच्चों 2 वर्ड के बीच में हाइफन जब लिखा जाता है, लगाया जाता है ये मार्क, तो उसमें स्पेस ज़्यादा नहीं होता, लेकिन डैश में स्पेस होता है। ये ध्यान रखें, इसके आगे और पीछे स्पेस रहेगा। तो एक तो बच्चों एक कोलोन की जगह यूज हो सकता है, डैश को हम कोलोन के स्थान पर यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ मोहन है, तो आप मोहन के जो कोलोन यूज किया है, यहां पर आप डैश का यूज कर सकते हैं। बच्चों कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, जैसे एक वाक्य देखते हैं, उनमें भी उस गड़बड़ को शो करने के लिए हम हाइफन डैश का यूज करते हैं। जैसे यू हैव एडमिटेड दैट यू चीटेड, यू हैव एडमिटेड दैट यू चीटेड मी, तुमने स्वीकार किया था कि तुमने मुझे धोखा दिया था। अब जैसे जो स्पीकर है उसको अचानक कुछ बात याद आ गई और उसने ये डैश लगाकर, जैसे हाउ कैन आई ट्रस्ट यू अगेन, जैसे वो अपने आप से ही बोल रहा है या उसको ही बोल रहा है, मैं फिर दोबारा आप पर कैसे ट्रस्ट कर सकता हूं। तो इस चीज को, गड़बड़ी को, जो वाक्य चला हुआ था उसको, गड़बड़ी को शो करने के लिए भी आप आगे कुछ करना नहीं चाह रहे, जो शुरू किया था उसको शो करने के लिए आप इस डैश का प्रयोग करेंगे। बच्चों जैसे हमने आपको बताया था कि कोलोन की जगह भी यूज हो सकता है, या फिर कोई जैसे कोई बुक है या किसी राइटर के कहे हुए कोई शब्द हैं, उनके लिए भी डैश का यूज हो सकता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस सेड, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो बच्चों ये सेड के बाद में डैश लगा सकते हैं। हालांकि इसके लिए कोमा और कोलन लगाने का भी रिवाज है। बच्चों हम देखते हैं एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी भी एक तरह का कोमा ही है। यह जैसे कांट है, NOT के बीच में ऊपर आता है। ये कैन नोट की आप इसको शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हो। जैसे कैन नोट डैश और फिर लिखा आपने फॉर कैन नोट, मतलब कैन नोट के लिए यूज हुआ ये। मोहन्स पेन, बच्चों इस तरह के वाक्यों में जैसे मोहन का पेन, तो मोहन एपोस्ट्रोफी लग जाएगा और एस लगा देंगे, मोहन्स पेन, मोहन का पेन।
और उदाहरण जैसे राइट यूर 5 and 9 मोर क्लियर, मतलब हिंदी बनती है कि आपका जो 5 और 9 है ज्यादा स्पष्ट लिखो। जैसे लिखने में 5 और 9 सही नहीं है, आपने जो भी पैसेज लिखा है या कोई कार्य किया है उसमें 5 और 9 की जो कंस्ट्रक्शन है वो सही नहीं है, तो 5 जितने भी 5 हैं 9 ऐसे लिखेंगे एपोस्ट्रोफी लगा के। बच्चों आगे देखते हैं, उससे पहले एक बार डैश के ये 2 एग्जाम्पल बच्चों लिखे हुए हैं, ये भी एक बार देख लेते हैं। डैश में जैसे हम डेट्स को शो करते हैं, महात्मा गांधी 1869 1869 में उनकी बर्थ हुआ था और दे डाइड इन 1948, तो इस रेंज को दिखाने के लिए 1869 टू 1948 को हम डैश का यूज करते हैं। इसी तरह से बच्चों जैसे कोई आपने ये लिखा हुआ है L1-20, इसका मतलब ये है कि लेसन 1 से लेकर 20 तक ये रेंज को शो कर रहा है डैश। तो इस तरह की चीजों को शो करने के लिए भी डैश का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा। सिंगल इन्वर्टेड कोमा में ये सब इन्वर्टेड कोमा ही है, जैसे कैन मिस्टर राम क्रॉस द गंगा, तो ये इन्वर्टेड कोमा है, डबल है इन्वर्टेड कोमा। बच्चों कहीं कहीं पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा का भी यूज होता है। पहले हम देखते हैं कि इन्वर्टेड कोमा का यूज कहाँ कहाँ होता है। डायरेक्ट स्पीच के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चों किसी के कहे हुए शब्दों को अगर हम ज्यों का त्यों रखना चाहते हैं तो हमें इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे ही सेड कैन मिस्टर राम क्रॉस द गंगा, तो उसने जो कहा था उसके वही के वही शब्द जैसे बोले गए थे वैसे लिखना चाहते हैं तो हमें इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट स्पीच में यूज होता है। इसके अलावा बच्चों किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए, जैसे कोई सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ है आई, इसको हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखेंगे। इज द सब्जेक्ट, स्टूडेंट इज द ऑब्जेक्ट। वाक्य मान लो आई एम ए स्टूडेंट है, तो इसके अंदर आई को इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कोमा में रखेंगे और बताएंगे आई इज द सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट इज द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स बच्चों 3 प्रकार की होती हैं, राउंड ब्रैकेट, ये मिडल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। ये जो बच्चों मिडल ब्रैकेट है इसका इस्तेमाल ज्यादातर मैथमेटिक्स में ही किया जाता है। इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किन किन सिचुएशन में किया जाता है वो देखते हैं। रेफरेंस के लिए, जैसे रेफरेंस का मतलब कोई हम किसी के संदर्भ में, जैसे उदाहरण के लिए डू राइट लिखो, क्या लिखना है उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया लेसन 5। आयशा अनिल ब्रैकेट में लिख दिया एक्सप्लेनेशन देने के लिए माय फ्रेंड। बच्चों बीच की जो ब्रैकेट है वो ज़्यादातर मैथमेटिक्स में यूज की जाती है और मैथमेटिक्स में ब्रैकेट्स को लिखने का नियम भी ये है कि सबसे पहले छोटी ब्रैकेट आएगी, उसके बाद ये मिडल वाली करली टाइप की है जो, और उसके बाद सबसे लास्ट में थर्ड जो स्क्वायर टाइप की है।
ये ब्रैकेट आएगी। बच्चों इन पंक्चुएशंस के अलावा कुछ पंक्चुएशंस और भी होती हैं, जैसे एलिप्सिस। इसके अंदर 3 या 4 डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कुछ चीज़ शो नहीं करना चाहते, जैसे मैं लिखना चाहूँ 1 2 3 डॉट 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 100, तो ये इस तरह की चीज़ों के लिए एलिप्सिस का यूज किया जाता है। इसके अलावा एक पैरेंथेसिस भी पंक्चुएशन है, इसको डबल डैश भी कहा जाता है। इसका यूज हम तब करते हैं जब मेन सेंटेंस के बीच में कुछ हमें ऐड करना हो और वो ज़रूरी नहीं कि ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी हो, तो ऐसी चीज़ को शो करने के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, मतलब डबल डैश का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल पंक्चुएशंस। I think, I hope you must have understood very well. Thank you. Take care. See you in next video. Goodbye.